तो मित्रों, मरुस्थल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है और वो इमेज होती है कि एक ऐसा स्थान जो कि मरु है, जहाँ पर रेत ही रेत है, बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पर कांटे वाली झाड़ियाँ हैं और चलती हुई बहुत तेज गर्म हवा है। तो इस प्रकार से जब भी हम मरुस्थल का नाम लेते हैं तो ऐसा सीन हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो वही शुष्क मरुस्थल या शुष्क प्रदेश जो हैं वो आज का हमारा टॉपिक है। और अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा विश्व की प्रमुख घासें। तो विश्व में प्रमुख कौन कौन सी घासें हैं, उनका स्थान कहाँ है। इसी प्रकार से मरुस्थल में हम देखेंगे कि कौन सा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। तो एग्जाम में अधिकांशतः मिलान करने को पूछा जाता है या फिर सीधे सीधे पूछ लेता है कि अमुख मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो अपने टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है अपना शुष्क प्रदेश ऑब्लिक मरुस्थल। तो मरुस्थल की स्थिति आखिर होती कहाँ है, मरुस्थल बनता कहाँ है, उसका अक्षांशीय आखिर विस्तार कहाँ पे हो सकता है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो हम जानेंगे कि जो मरुस्थल हैं वो मुख्यतः 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में अक्षांश में ये अधिकांशतः पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, उसकी जो स्थिति है वो 25 डिग्री से या फिर कहें 23 डिग्री के ऊपर से ही है, मतलब 25 डिग्री के लगभग है। तो और इसकी जो स्थिति है वो हमें ये बताती है, इसके साथ साथ अन्य जो भी मरुस्थल है उनकी स्थिति ये बताती है, जो मुख्यतः मरुस्थल पाए जाते हैं वो 15 डिग्री से ऊपर पाए जाते हैं। तो मरुस्थलों को अगर डिफाइन करना है कि मरुस्थल किस स्थान को कहेंगे तो हम साधारण सा कह सकते हैं कि वह स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थल कहेंगे। मरुस्थल के अगर हम प्रकारों की बात करें तो मरुस्थल एक्चुअली दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं गर्म मरुस्थल और दूसरे हो सकते हैं शीत मरुस्थल। जैसे कि हमारा जो लेह का क्षेत्र है डेफिनेटली वो मरुस्थल है, लेकिन वो कैसा मरुस्थल है फ्रेंड्स, शीत मरुस्थल है। लेकिन इसके बाद अगर हम वहीं पर बात करें अपने थार के मरुस्थल की तो एक गर्म मरुस्थल है। तो इस प्रकार मरुस्थल दो प्रकार के हो सकते हैं, शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। लेकिन कंडीशन एक ही है कि वहां पर जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, तभी वो मरुस्थल कहलाएगा। तो चलिए इसके बाद अब कंटेंट ये देखते हैं। तो कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है वो इस प्रकार से कि देखिए जो मरुस्थल हैं वो शाश्वत ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, मतलब वहां से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जो कि शाश्वत होगी, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इस मरुस्थल को गर्म करेंगी और इससे हम लगातार ऊर्जा प्राप्त करते रह सकते हैं। और वहीं पर ये जो मरुस्थल है ना फ्रेंड्स पूरे विश्व के, ये 6 घंटे में इतनी ऊर्जा ऑब्जर्व कर लेते हैं सूर्य से जितनी कि मानव जाति जो है वो एक वर्ष में यूज करती है। तो अब हम समझ सकते हैं इसी से कि जो मरुस्थल हैं वो कितनी ज़्यादा ऊर्जा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन तकनीक की कमी से हम अभी इसकी ऊर्जा को भरपूर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो मरुस्थल को परिभाषित करने के लिए एक ही कंडीशन जो होनी चाहिए कंपलसरी कि वहां पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल या रेगिस्तान की बात करें तो वो सहारा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में मोस्टली फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अगर हम इसके क्षेत्रफल को आंकें तो लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील के लगभग ये इस प्रकार से फैला हुआ है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है, थार मरुस्थल है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा थार मरुस्थल है यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं अपेक्षाकृत कि अन्य जो मरुस्थल हैं विश्व के वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग निवास नहीं करते हैं। और उसका कारण भी ये है फ्रेंड्स कि ये जो है थोड़ा सा ऐसी क्लाइमेट दशा या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान कर दी गई हैं जिससे कि लोगों का सर्वाइव हो सकता है, इसलिए ये जो मरुस्थल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं।
तकलामकान मरुस्थल अवस्थित है। तकलामकान मरुस्थल कहाँ पे है? ये चाइना में अवस्थित एक मरुस्थल है तकलामकान। अब देखिए यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो एक तरफ देश दिए हैं और एक तरफ मरुस्थल दिए हैं। मरुस्थल का नाम है सोनोरन। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो चिली वाला नहीं, कैलिफोर्निया वाला, एक्चुअली चिली जो है वो तो दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में ये संयुक्त राज्य अमेरिका अवस्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसमें से जो कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया के पास से ही लगा हुआ है ये सोनोरन। दो वहां पे मरुस्थल हैं, एक है मोजाविक और एक है सोनोरन। ये दो मरुस्थल यहीं पर अमेरिका में हैं। तकलामकान मरुस्थल अभी हमने ऊपर देखा, ये चाइना में है। काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? ये है तुर्कमेनिस्तान में। और अगर वहीं पर हम बात करें गिब्सन मरुस्थल की, तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। दस्त एलिट, दस्त एलिट जो है ये मरुस्थल कहाँ पे है? ईरान पे है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो दस्त एलिट मरुस्थल है, इसको नासा ने बताया था कि ये सबसे गर्म मरुस्थल है। एक्चुअली नासा ने अपने एक उपग्रह जिसका नाम था एक्वा, तो एक्वा नाम के उपग्रह से इसने जब इस मरुस्थल का ऑब्जर्वेशन किया, ईरान में अवस्थित मरुस्थल दस्त एलिट का, तो उसने पाया कि सन 2005 में इसका जो टेम्परेचर था वो था 70.7 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सबसे गर्म क्षेत्र ये रहा। तो ये मरुस्थल जो है नासा के हिसाब से और नासा के एक्वा उपग्रह के हिसाब से सबसे गर्म क्षेत्र है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है फ्रेंड्स? ये है मंगोलिया पे, और मंगोलिया जो है वो चाइना के जस्ट उत्तर में अवस्थित एक देश है, और यहाँ पर गोबी मरुस्थल पाया जाता है या है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अपना ये थार का मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। आटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली में है, और चिली के उत्तरी भाग में ये अवस्थित है। यहाँ का देखिए सबसे एक मजेदार बात यह है कि अगर हम पृथ्वी का शुष्कतम क्षेत्र ढूंढें तो हमें वो यहीं पर मिलेगा, आटाकामा मरुस्थल में। तो आटाकामा मरुस्थल जो है मतलब पूरे अपने पृथ्वी का सबसे शुष्कतम प्रदेश है, ये शुष्कतम जगह है। और यहाँ पर एक गुआनो पक्षी पाया जाता है। गुआनो, देखिए ये गुआनो जो पक्षी है इसकी मतलब वीट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फास्फोरस पाई जाती है, और फास्फोरस हम जानते हैं कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए जो फास्फोरस है वो फास्फोरस इस गुआनो पक्षी की वीट से या पोटी से निकाल मतलब उसको चुनकर और फिर ये उर्वरक बनाई जाती है, और इसलिए यहाँ पर इसकी काफ़ी मात्रा की वजह से यहाँ लोग इसका व्यवसाय करते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पर पानी नहीं बरसता है, तो यहाँ कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो खनिज मतलब बहुत ही उपयोगी हैं, और अगर वर्षा होती तो वो पानी के साथ में घुल के बह जाते। तो इसलिए भी ये ऐसी शुष्कतम स्थितियाँ उसे एक रिचनेस प्रदान करती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब देखिए अभी हमने दो तरह के एक तो मरुस्थल देखे थे, तो यहाँ पर मैं एक बात आपको और क्लियर करूँगा कि देखिए शुष्क मतलब मरुस्थल में मतलब कि एक ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल हमने देखे थे। यहाँ पर क्या है कि कुछ मरुस्थल ऐसे भी हैं जो उपोष्ण कटिबंध में भी चले जाते हैं, या कुछ उष्ण में भी रहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात करें तो पैटागोनियन एक मरुस्थल है, यानी ये पैटागोनिया में ही है एक्चुअली। तो ये मरुस्थल जो है ये कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सत्य कथन यहाँ पर इस प्रकार से है, देखिए कि विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। मतलब कि जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब महाद्वीपों में उनके पश्चिमी सीमांत में पाए जाते हैं। तो ये स्थिति है किसकी है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की। और व्यापारिक पवन पट्टी जो है, देखिए अगर हमारी ये पूरी पृथ्वी है तो हम देखते हैं कि जो 23 अंश का ये हिसाब है, यहाँ से इधर से ऐसे हवाएं चलती हैं और इधर से ऐसी हवाएं चलती हैं यहाँ पर ये।
ठीक है। तो यही वाले क्षेत्रों में मरुस्थल, इस तरह के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं और ये पश्चिमी सीमांतों पर होते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा गया है फ्रेंड्स ये वाला। तो ये है देखिए बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये 3 देशों में है, लेकिन अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है तो ये ऑप्शन उसमें बोत्सवाना अधिकांशतः मतलब रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल ये कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है और अफ्रीका के जो देश हैं ये वाले बोत्सवाना, नामीबिया और ये अफ्रीका, तो ये तीनों जो हैं दक्षिण अफ्रीका के देश हैं और ये दक्षिण में है काफ़ी, तो इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में है जो कि कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक करंट का चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नामीबिया देश है, नामीबिया देश से हम चीता लाने की बात कर रहे थे, मतलब कि हमारे देखिए यहाँ पर चीता विलुप्त है, विलुप्त जीव है, लेकिन हमने ये प्रावधान किया है, ये एग्रीमेंट किया है कि नामीबिया से हम चीता को लाएंगे और उसको मध्य प्रदेश के जंगलों में क्या करेंगे? स्थापित करेंगे, ताकि उसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ा सकें और संरक्षित कर सकें। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है, इसको हमने देख ही लिया कि ये कालाहारी है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है, तो ये कारण हो सकता है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं मतलब कि हाई प्रेशर सेल्स में अवस्थित है। तो देखिए अगर कहीं पर दाब ज़्यादा होगा, अगर दाब ज़्यादा होगा तो दाब ज़्यादा होने से क्या होगा कि वहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होगी। जैसे ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में जो वायुदाब होता है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा वायुदाब होने की वजह से ही भारत में वर्षा नहीं होती है, मुख्यतः उत्तरी भागों में। लेकिन अगर वहीं पर निम्न दाब हो, जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में निम्न दाब होता है। निम्न दाब कैसे बनता है कि जब वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो निम्न दाब पैदा होता है। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है अपना थार का मरुस्थल है, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ वायु दाब बहुत ज़्यादा निम्न हो जाता है। इसीलिए जो मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून है वो इस खाली जगह को भरने के लिए बढ़ता है और बरसात होती है। लेकिन अगर यहीं पर उच्च दाब की स्थिति बन जाए तब क्या होगा कि यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब कि अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है उसका जो कारण है मुख्यतः क्या है कि उच्च दाब कोशिकाओं में इस क्षेत्र का अवस्थित होना, ये इसका मुख्य कारण है। अब देखिए अगला अपना जो टॉपिक है वो है घास। तो घास पूरे विश्व में कहाँ किस तरह से पाई जाती हैं उसको हम इसमें देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि घास भी जो हैं वो उष्णकटिबंधीय हो सकती हैं और उपोष्ण हो सकती हैं। अगर मैं कटिबंधों की बात करूं तो आप वैसे जानते होंगे कि देखिए अपनी ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, इसमें से ये 0 डिग्री हो गया और इसमें से अगर हम ऊपर 23 डिग्री जाते हैं और नीचे 23 डिग्री जाते हैं तो यहाँ का देखिए ये वाला जो क्षेत्र रहता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसके ऊपर जाते हैं अगर हम 23.5 से 66.5 तक यहाँ पर तो उपोष्ण आ जाता है। इसी प्रकार से नीचे की ओर जाते हैं तो उपोष्ण का क्षेत्र, हालांकि यहाँ पर बीच में संकर क्षेत्र भी पाए जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं तो उष्ण वाले अगर क्षेत्र में कोई घास अगर पाई जाती है तो वो कैसी हो गई? उष्णकटिबंधीय की घास हो गई। अगर ऊपर पाई जाती है उसके या फिर नीचे पाई जाती है तो वो कैसी हो गई? वो मतलब कि उपोष्ण घास वो हो जाती है। तो इस प्रकार से घासों की स्थितियों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान करने को पूछा है कि कौन सी घास कहाँ पाई जाती है। तो जैसे पेरीज घास है, पेरीज घास कहाँ पे पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसमें अधिकांशतः एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, जैसे पूछ लेगा कि पेरीज घास निम्न में से किस देश में पाई जाती है। ऑप्शन 4 होंगे, वहाँ पर उत्तरी अमेरिका सही होगा। या फिर मिलान करने को पूछ लेता है, पंपाज ऑब्लिक लानोज। तो देखिए पंपाज घास या फिर लानोज घास ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाई जाती हैं ये लानोज और पंपाज। स्टेपीज कहाँ पाई जाती हैं? ये यूरोपीय क्षेत्र में स्टेपीज घास पाई जाती हैं। बेल्ड जो है ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका का जो बेल्ट क्षेत्र है यहाँ पर ऊन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर भेड़ का पालन काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाता है, तो यहाँ पर बेल्ट क्षेत्र में ऊन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए देश है और घासें दी हैं।
देश है देखिए केन्या। केन्या में कौन सी घास पाई जाएगी? सवाना घास पाई जाती है। अर्जेंटीना में पंपास पाई जाती है। वेनेजुएला में लानोस पाई जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में पेयरीज पाई जाती है। तो सिर्फ हमें यही याद रखना है कि कौन सी घास कहाँ पर है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। और सवाना घास जो होती है ये उष्णकटिबंधीय घास है। सवाना घास कैसी है? उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय का मतलब ये है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा। और हम जानते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर इसका सवाना घास का मुख्य क्षेत्र है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में मुख्यतः अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? ये कहलाता है पंपाज। और पंपाज कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। पुनः देखिए मिलान करते हैं। तो देखिए सवाना घास कैसी है? उष्णकटिबंधीय घास है ना। घासों के अभी हमने जो टाइप देखे थे उसी हिसाब से। और यहाँ पर देखिए स्टेपीज, स्टेपीज कैसी है? ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। ठीक है। अगर सिलवास की बात करें तो सिलवास कैसा है? ये है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन है सिलवास। और अगर टैगा की बात करें तो ये कैसा है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और काफ़ी ये ठंडे मौसम में अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन सी घासें कहाँ पाई जाती हैं। तो डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये वीडियो यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको मिल जाया करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।